हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास ढिलो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ हमने निकाला था, जहाँ पर हमने एक कांस्टेंट निकाला था कैपिटल जी, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। और ये एक कांस्टेंट है एंड डज नॉट डिपेंड। अगर आपसे पूछता है किस किस पर डिपेंड नहीं करता तो आप लिखोगे कि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ना ही ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता, ना ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर डिपेंड करता, और ना ही ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता। दैट इज अ कांस्टेंट। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है F इज इक्वल टू दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से हम G F r स्क्वायर बाय m1 m2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय मास। फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, 1 न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर और मास की 1 किलोग्राम। दैट आर SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, मास किलोग्राम। ये पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो G इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू डिस्टेंस, यहाँ स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर, बाय मास 1 kg इंटू 1 kg। तो G इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसको मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, उससे पहले इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, और ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। दैट इज 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख दिया जाता है 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये 6 एग्जैक्ट वैल्यू 6.67 है एग्जैक्ट, लेकिन कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर लिख दिया जाता है। ये वैल्यू कैसे निकाली गई थी? ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। इसमें हमारे पास न्यूटन ने 2 गोल्ड बॉल ली, सेम मास, उनको स्मॉल डिस्टेंस पे रखा और डेलिकेट थ्रेड के साथ उनको बांधा। उसका मास, बाल का मास जो था नोन था और उनकी डिस्टेंस नोन थी, और उस वैल्यू से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के, फार्मूला लगा के जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाली गई, और वो वैल्यू है 6.67 into 10⁻11। ये आपको याद रखनी है। ये आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ना मिले तो आपको वैल्यू याद रखनी है 6.7 into 10⁻11। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। हम लेट कर लेते हैं मास, यूनिट ले लेते हैं, दैट इज 1 किलोग्राम। m1 m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। डिस्टेंस उनके बीच की हमने ले ली है 1 मीटर। तो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो F इज इक्वल टू G इंटू 1 into 1 बाय 1 स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू G। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is
numerically equal to gravitational force. Universal gravitational constant numerically equal to gravitational force which exists between two objects of unit mass and unit distance between them. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के न्यूमेरिकली इक्वल होगा. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कब होगा? जब मास दोनों का 1 हो और डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 मीटर हो. विच एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास. जिन दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम उनका मास यूनिट हो और उनके बीच की डिस्टेंस भी यूनिट हो, तब ये कंडीशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के. ये हम कह सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हो जिनका मास 1 kg हो तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन. क्लियर? बात समझ में आई कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड के ऊपर, दोनों का मास हमने लिया 1 kg. मास की वैल्यू 1 kg है. m1 m2 टू ऑब्जेक्ट है और दोनों को हमने 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखा. अब फोर्स निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगता है. देखिए यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फील क्यों नहीं होता है. तो F फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर. तो F इज इक्वल टू G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 r दैट इज 1 मास 1 स्क्वायर. तो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन. यानी दो स्मॉलर ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 kg है जो ग्राउंड के ऊपर रखे गए हैं या यूनिवर्स में कहीं भी है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन. यानी हम ये कह सकते हैं ये 1 न्यूटन से भी 10⁻⁻11 टाइम्स छोटा है. यानी 1 न्यूटन भी फोर्स नहीं है दो ऑब्जेक्ट के बीच में. 1 न्यूटन से 10⁻⁻11 टाइम्स स्मॉलर. यानी हम ये कह सकते हैं वो फोर्स 0.000000006 टाइम्स न्यूटन. ये है दैट इज अ वेरी नेग्लिजिबल. इसलिए जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत स्मॉलर होती है. मैनी लेस देन 1, एक से भी बहुत ज्यादा छोटी. हाँ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हैं या दोनों में से एक भी बहुत बड़ा है तो जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू इससे कहीं ग्रेटर हो जाएगी. जैसे हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं. देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर वैसे तो आपको वैल्यू गिवन होगी लेकिन कुछ एक वैल्यू ऐसे हैं जो आपको याद होनी चाहिए. जैसे मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट कैपिटल जी. तो कैपिटल जी की वैल्यू तो हमें पता ही है दैट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11. मास ऑफ अर्थ हम लेंगे तो दैट विल बी 6 इंटू 10⁻24 kg. ये आपको याद होना चाहिए. और रेडियस ऑफ अर्थ दैट विल बी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. और किलोमीटर की बात करें 6400 किलोमीटर ये रेडियस है. अर्थ के मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थ की रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है. और जो भी न्यूमेरिकल्स हम यहाँ करते हैं उनमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ ही लेते हैं. वो दूसरा ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हो या अर्थ से बाहर कोई अदर प्लेनेट की अगर हम बात करें तो, लेकिन उनमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ ही होगा. और अर्थ के मास को हम कैपिटल M से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे ना कि स्मॉल m से, और रेडियस को कैपिटल R से. अब एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखा है. ये स्टोन हमने मान लिया. ओ ये रेडियस, इसका मास हमने ले लिया 1 kg
और अर्थ का मास हमें पता ही है 6 × 10⁻24 kg। ये रेडियस हो गई 6.4 × 10⁻6। ये कुछ रेडियस हो गई ऑब्जेक्ट की, 1 मीटर मान लेते हैं। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का होता है वो सेंटर से होता है। हम जो डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए अर्थ है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मापी जाती है। जब भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ध्यान रखें वन ऑब्जेक्ट के सेंटर से अदर ऑब्जेक्ट के सेंटर तक मेजर की जाती है। अब यहाँ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर रखा है, तो अर्थ के सेंटर से वहां की डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस तो हमारे पास है 6.4 × 10⁻6। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 10 मीटर तक भी मान लेते हैं। 6.4 10⁻6 में 10 मीटर कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो इसलिए हम उसको लेट नहीं करते, हम सिर्फ 6.4 10⁻6 ही लेते हैं। ध्यान रखें ये जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर ही मेजर की जाती है। तो F = G(m1) या यहाँ पर कैपिटल M स्मॉल m बाय r²। वैसे तो ये बनेगा r + r², लेकिन दूसरी जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम केवल यहाँ कैपिटल R ही लेते हैं। वैसे तो इन दोनों की रेडियस ऐड होगी, इसकी रेडियस भी, इसकी रेडियस भी। जो ऑब्जेक्ट है इसकी रेडियस नेग्लिजिबल है, सिर्फ अर्थ की रेडियस को हम यहाँ काउंट करते हैं। तो F = 6.7 × 10⁻11 × 1 kg और × 6 × 10⁻24 और 6.4 × 10⁻6 स्क्वायर। तो 6.7 × 10⁻11 × 1 × 6 × 10⁻24 by 6.4 × 6.4 × 10⁻12। जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 9.8 न्यूटन फोर्स। अब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, उसके ऊपर अर्थ और उसके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज 9.8 न्यूटन। दैट इज वेरी ग्रेटर देन 1। ये वही फोर्स है जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा चलाता है। क्लियर? ये 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, यानी एक ऑब्जेक्ट भी हमारे पास हैवी है, दूसरा लाइट है, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू नोटिसेबल होती है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट लाइटर है तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है कि हम उसको मेजर भी ना करें। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट बड़े हो या हैवी हो, एक ऑब्जेक्ट हैवी दूसरा स्मॉल हो, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू नोटिसेबल होती है। तो आपको इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल अपनी बुक्स के अंदर मिलते हैं वो सॉल्व आउट कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।